हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस के हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंटली कैसे ये किया जाए कि ये किन किन फिजिकल पैरामीटरों पर डिपेंड करती हैं। वेरियस पैरामीटर्स जिन फिजिकल पैरामीटरों पर डिपेंड करते हैं पैरामीटर्स, उनको हम कैसे चेंज करते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स कैसे चेंज होते हैं। तो ये हमें इसमें देखना है। जैसे हम सपोज किया केस लें कि भाई इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमें देखना है, तो इसे मैं इस तरीका से लेकर चलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपेरिमेंट हमने इसके लिए शूट आउट कर दिया है और वहाँ से हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया है बेसिकली ये सब रियल एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये सब वर्चुअल है। वर्चुअल कैसे? वर्चुअल ऐसे कि हम अगर सपोज किया इसमें जो एजम्पशंस लेके चलेंगे, उन एजम्पशंस को अगर हम रियल प्रैक्टिस में देखना चाहें तो उन्हें देख नहीं सकते। जैसे हमसे कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन को हमें ऑब्जर्व करना है, तो हमारे पास कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं कि हम उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को देख पाए। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं बना जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर की डायमेंशंस को जाके ऑब्जर्व करा दे और हमें परसेप्ट करा दे। फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि क्या वास्तव में इलेक्ट्रॉन होता नहीं होता है। होता कैसे है, उसे कैसे हम परसेप्ट करते हैं कि उसका परसेप्शन होता है। जैसे हमारी इलेक्ट्रॉन की कैथोड ट्यूब होती है, जहां से कैथोड ट्यूब से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आके पड़ता है तो वो ऑब्जर्व होता है परसेप्शन से। तो सिंगल आइडेंटिटी का ऑब्जर्वेशन मुश्किल है, सिंगल एक इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन का, लेकिन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम परसेप्ट कर सकते हैं। उसी तरीका से अगर हमसे कहा जाए कि भाई हमें एक फोटोन को परसेप्ट करना है, तो एक फोटोन को बनाना बहुत मुश्किल है, उसका परसेप्शन बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम बीम ऑफ फोटोन को देखें, बहुत सारे फोटोन्स हों, उनका परसेप्शन हम कर सकते हैं। जैसे हम रूम में ही बैठे हैं तो हमें रूम में बहुत आसानी के साथ परसेप्ट हो जाता है कि भाई जैसे हम ट्यूबलाइट को जला रहे हैं तो बहुत सारे फोटोन्स एमिट होकर आ रहे हैं। जब हमारे फोटोन बहुत सारे एमिट होकर आ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि भाई फोटोनों का ये पूरा का पूरा कलेक्शन है और ये हमारी पूरी लाइट बंडल पैकेट फॉर्म में हमें मिल रही है। तो फिजिक्स की भाषा में, जैसा कि मैं बताता रहा हूँ कि फिजिक्स की भाषा में परसेप्शंस जो होता है, इसे इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि एक सिंगल आइडेंटिटी इलेक्ट्रॉन की अगर हम लेके चल रहे हैं तो एक माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है। लेकिन जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हमारा मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर बन जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम उसको परसेप्शन इसलिए कर पा रहे हैं कि वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई, क्योंकि एन की वैल्यू लार्ज होने की वजह से। हम ऐसे भी लेकर चल सकते हैं कि हम जब जितने भी परसेप्शंस के एक्सपेरिमेंट हैं, हमने पढ़ा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ा, कॉम्पटन को पढ़ा, तो उसमें हम ये कह रहे होते हैं कि एक जाके इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे होते हैं कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोटोन जल रहा है। वो एक छोटा पार्ट है, वो हमने कॉलिजन के लिए एक दिखा रखा है। बाकी होता ऐसा नहीं है कि एक डाला और एक ही जाकर टकरा गया, क्योंकि एटम तो ज्यादातर होलो है। तो हम बीम डाल रहे होते हैं लेकिन मोशंस को केवल एक ही को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो इसे हम कैसे देखें कि एक माइक्रोस्कोप हम लेते हैं और माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देखते हैं इसे कैसे हम विजुलाइज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। देखें, इंपॉर्टेंट है काफी कि कैसे हम इसे विजुलाइज करें। एक थोड़ा डायग्राम बना लें इस तरीका का। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखें और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर रेडिएशन डाल दें, गामा रेडिएशन, गामा रेज। ये कॉनिक एंगल है हमारा आई, ये हमारा माइक्रोस्कोप है और माइक्रोस्कोप को ये माना जा रहा है कि ये फ्री है किसी भी डिफेक्ट से। इसमें ना तो कोई ऑप्टिकल डिफेक्ट है और ना ही इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल डिफेक्ट है। जनरली दो तरीका के डिफेक्ट्स होते हैं, ऑप्टिकल डिफेक्ट्स और मैकेनिकल डिफेक्ट्स। तो ना तो इसके अंदर कोई ऑप्टिकल डिफेक्ट है, मींस ये आइडियल माइक्रोस्कोप है। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि हम इस इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन की इस पोजीशन को पता करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां है। क्या होगा, इस गामा रेज को हम क्यों यूज कर रहे हैं
कि अगर हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन देखें, मीन्स जो हमारा मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस को रिजोल्यूट किया जा सकता है, वो डेल एक्स की जो वैल्यू होगी, वो डेल एक्स का फॉर्मूला हमारा होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का लैम्डा अपॉन 2 साइन आई। ये फॉर्मूला है, इसे हम 12th के स्टैंडर्ड से पढ़ते रहे हैं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का एक्सप्रेशन डेल एक्स इजकल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन आई। आई तो देखो ये कॉनिक एंगल है, और लैम्डा यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं रेडिएशंस, उसकी वेवलेंथ है। ये 12th स्टैंडर्ड पर आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स का पार्ट है। डेल एक्स इजकल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन आई। अब इसको समझें, इसकी फिजिक्स समझें। यहाँ पे ये भी समझें कि कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर का क्या मतलब है, ये भी समझें। और ये समझें कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यहाँ कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। और ये भी समझें कि इसको हम वर्चुअल क्यों कह रहे हैं। रियली में ये एक्सपेरिमेंट है नहीं। इस एक्सपेरिमेंटली अगर ऐसा हो तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा कर पाए, जैसे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को माइक्रोस्कोप से हम देख पाए, जो कि अपने आप में ही बहुत मुश्किल काम है, एक सिंगल आइडेंटिटी को देखना। लेकिन हम ये मान के चलें एक वर्चुअल कंसेप्ट में कि हाँ ये माइक्रोस्कोप सक्षम है इसे देखने में, तो क्या होगा कि इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डेल एक्स, जो इसकी अनसर्टेनिटी है पोजीशन के अंदर पार्टिकल की, वो हमारी होगी लैम्डा अपॉन 2 साइन आई। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है, किसका फंक्शन हुआ बच्चों? एक तो लैम्डा का हुआ और एक आई का हुआ। इस पर निर्भर कर रहा है। इट इज द फंक्शन ऑफ टू थिंग, वन इज लैम्डा, अनदर इज आई। अब फिजिक्स समझें इसकी, ये तो हमारा बाकी का डिस्क्रिप्शन था, और सुने ध्यान से मुझे। हमने क्या किया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हमें इससे इंटरेक्शन करना पड़ेगा। वी कैन नॉट विजुलाइज इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी फोटोन। आप किसी को देखना चाहते हैं, किसी भी चीज को देखना चाहते हैं, आप उसे जब तक नहीं देख सकते, जब तक आप क्या करें, जब तक आप उसके ऊपर फोटोन नहीं डालते। आपने देखा होगा रात में फोटोन्स नहीं होते तो आप एक दूसरे को नहीं देख पाते। और कंप्लीट डार्कनेस जो फेज होता है, उस कंप्लीट डार्कनेस का मतलब ये होता है फिजिक्स की भाषा में कि कोई भी फोटोन नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में एक भी फोटोन नहीं है, इसका मतलब वहां कंप्लीट डार्कनेस, आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। और आपने देखा होगा एक कंसेप्ट हम लेकर चलते हैं, फ्लैश ऑफ लाइट। जैसे रात में जो पिक्चर शूट की जाती है कोई भी, तो आपने देखा होगा पहले उसके ऊपर फ्लैश डालनी पड़ती है। आजकल तो कैमरा जो चलते हैं ऑटो फ्लैश कैमरा होते हैं, तो क्या होता है जैसे ही अंधेरा होता है और देखते हैं कि ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, तो फोटोन अपने आप ही इमिट होंगे फोटो फ्लैश में, और वो फेस के ऊपर जाके पोज होंगे जिससे पिक्चर साफ आए। एक इरा ऐसा था जिसमें ये सिस्टम नहीं चलता था, तो रात की जो पिक्चरें हुआ करती थी वो डार्क आया करती थी, अंधेरा मिलता था उनमें। मेरा सिंपल कंसेप्ट समझाना ये है, जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि हम अगर किसी फिजिकल पैरामीटर को या किसी भी चीज को देखना चाहते हैं, किसी भी पार्टिकल को देखना चाहते हैं, तो हमारी मजबूरी है इस बात की, हमारी व्यवस्था है इस बात की कि हम उसके ऊपर फोटोन इंपोज करें। अब क्या हुआ कि हमने यहां इलेक्ट्रॉन माना, अब हम इस इलेक्ट्रॉन को इस माइक्रोस्कोप से देखना चाहते थे, तो क्या होगा? हमने माना कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से टकराया, तो ये इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया होगा? मान लिया ये किसी जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम का पार्ट है, क्योंकि फ्री इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस एक जगह पर आप रख नहीं सकते। मान लिया कि एक कंसेप्चुअली हम समझना चाहते हैं कि ये जो पार्ट है, जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक एटम का पार्ट है, और मान लिया उस एटम के ऊपर आके जो एटम था, उसका जो इलेक्ट्रॉन था, उस पर आके हमने गामा रेज को डाल दिया। मुझसे पूछोगे सर गामा रेज क्यों डाल रहे हो? तो यहाँ पे हम यहाँ से इस चीज को देख सकते हैं, इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि इस डेल एक्स को अगर हमें कम करके रखना है, तो ये हमें लैम्डा को कम से कम रखना होगा। अगर हम लैम्डा देखें कि कम किसका होगा, तो हमें पता चला सबसे कम लैम्डा जो ईएम स्पेक्ट्रम में वो गामा रेज का है। तो ये हमने क्यों डाला? जिससे इसका लैम्डा क्या हो, सबसे कम हो, लैम्डा लो रखने को। लेकिन क्या किया, ये डाला तो इसलिए गया था कि हमें ये इलेक्ट्रॉन दिख जाए और माइक्रोस्कोप से हम इसकी पोजीशन देख लें।
लेकिन जैसे ही हमने ये डाला तो डालने के बाद में क्या हुआ, इस गामा रेज ने इसके साथ इंटरेक्शन कर लिया और अपनी एनर्जी किसको कर दी, इस इलेक्ट्रॉन को दे दी। तो क्या होगा, ये गामा रेडिएशंस जलने के बाद में क्या हो जाएगा, इसका ये स्कैटर्ड हो जाएगा, कॉम्पटेन स्कैटरिंग होगी इसकी। तो ये क्या दिखाएगा, ये बेसिकली है कॉम्पटेन स्कैटरिंग शो करेगा। अब अनसर्टेनिटी मोमेंटम की क्या लेके चलेंगे कि P जो होता है हमारा, वो बच्चों क्या होता है, हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंसेप्ट में h/λ। यहां से देखें कि हम ये मान के चलें कि जो हमारा h/λ जो मोमेंटम है उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, यहां पे अगर मोमेंटम भी h/λ है तो इधर जो कंपोनेंट होगा इसका वो आ जाएगा यहां से h/λ sin i। h/λ तो इधर था, इधर तो कॉस जाएगा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, और इधर कितना जाएगा साइन, तो h/λ sin i यहां पे वैल्यू होगी। अब ये जो हम लेके चल रहे हैं मोमेंटम, इस मोमेंटम में अनसर्टेनिटी किस ऑर्डर की हो सकती है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी का ऑर्डर होगा h/λ sin i, तो यहां इधर, और माइनस h/λ sin i इधर, क्योंकि इस बीच में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि रीजन तो ये है ना पूरा कवर्ड। तो डेल पी की वैल्यू कितनी आ गई, डेल पी आ गया हमारा अनसर्टेनिटी जो मोमेंटम में है वो कितनी आ गई, वो हमारे पास वैल्यू आ गई h/λ sin i। एक्स दिशा में ले रहे हैं, ये हम इस दिशा को एक्स बोले देते हैं, इस डायरेक्शन को, तो h/λ sin i ये तो इधर की तरफ मोमेंटम की वैल्यू होगी, और इधर कितनी होगी माइनस h/λ sin i। तो जो हमारे पास मैक्सिमम अनसर्टेनिटी हो सकती है मोमेंटम में, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस h/λ। चेंज देख रहे हैं टोटल कितना पॉसिबल हुआ, तो h/λ sin i इधर और माइनस h/λ sin i इधर, और टोटल जो वैल्यू है वो कितनी बन गई इससे 2h/λ sin i। मेरा एक क्वेश्चन बच्चों तुमसे है कि ये अनसर्टेनिटी डेल पी की किसके लिए है, ये फोटोन की अनसर्टेनिटी है या ये इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी है। दिस इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी 2h/λ sin i, और यहाँ पे अनसर्टेनिटी डेल एक्स जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो है हमारी λ/2 sin i, जिसे हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कह रहे हैं। अब देखें यहाँ कैसे हमारा चेंज हमें पता चल रहा है कि जो अब हमारे पास क्या विकल्प है कि हम डेल एक्स को चेंज करना चाहते हैं, तो हमारे पास में विकल्प ये होगा कि डेल एक्स को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो वेरिएबल है वो लैम्डा है, वेवलेंथ। तो जैसे ही आपने वेवलेंथ को कम किया, तो वेवलेंथ को आप जैसे जैसे कम करते जाएंगे तो आपके पास वेवलेंथ का भी विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है। तुम कहो, तुम सोचो कि इसे आर्बिट्री स्मॉल कर सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा नहीं कर सकते। वजह कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं जिसकी वेवलेंथ किससे कम हो, गामा से। तो गामा रे से कम किसी की वेवलेंथ नहीं होगी, वो तुमने डाल दिया, तो तुमने डेल एक्स की वैल्यू को कम कर लिया। लेकिन करस्पॉन्डिंग इस फॉर्मूले से क्या देख रहे हो कि लैम्डा का कम करना डेल पी एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि एक पैरामीटर को अगर आप कम करने का प्रयास कर रहे हैं, पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है उसको घटाना चाहते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को कम करना चाहते हैं, तो करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ रही है, उसी प्रोपोर्शनल में बढ़ रही है। आपने सोचा डेल एक्स को बढ़ा ही लेते हैं, तो उसके डेल एक्स के बढ़ाने से एक फायदा होगा, डेल एक्स बढ़ा लोगे तो डेल पी कम हो जाएगा उसी प्रोपोर्शनल में, क्योंकि वहां पर क्या होगा, यहां पर डेल एक्स की वैल्यू को बढ़ाने का मतलब होगा लैम्डा ज्यादा का यूज कर लिया तुमने, लेकिन वहां पर फिर क्या होगा, डेल पी कम होगा। तो ये दोनों आपस में क्या करते चले जा रहे हैं, एक के घटाने से दूसरा बढ़ता है और इसका वाइस वर्सा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि डेल एक्स को कम से कम रखें, लेकिन डेल एक्स अगर वो कम हो रहा है तो वो डेल पी की कॉस्ट पे हो रहा है, मोमेंटम की कॉस्ट पे। तो अनसर्टेनिटी अगर आप पोजीशन को कम करने का प्रयास करते हैं तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ती है,
अगर हम डेल एक्स को कम करने का प्रयास करते हैं, और इसका वाइस वर्सा। और साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, आई पे जो एक कॉनिक एंगल हमारा बन के आ रहा है। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसकी आई की वैल्यू को चेंज करते हैं तो यहां तो हमारा ये साइन आई आ रहा है 1/sin i में, यहां आ रहा है सीधा प्रोपोर्शनल में, तो ये पैरामीटर भी क्या होगा उसी हिसाब से। अगर यहां वैल्यू हमारी साइन आई की वैल्यू अगर यहां से ज्यादा होती है तो यहां कम हो जाएगी। तो क्या देख रहे हैं कि इवन तो डेल एक्स फंक्शन लैम्डा आई का था, तो उसी प्रकार से डेल पी एक्स भी उन्हीं का फंक्शन है, उन्हीं पैरामीटरों पे। तो ऐसे फिजिकल पैरामीटर जो मैं कैनोनिकल कॉन्जुगेट में बोल रहा था, बच्चों फिर से ध्यान दो, कैनोनिकल कॉन्जुगेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा था। कैनोनिकल कॉन्जुगेट में मैंने एक महत्वपूर्ण बात क्या बोली थी, ये कहा था एक का ऑब्जर्वेशन अगर हम करें फिजिकल पैरामीटर का, तो उसी के करस्पॉन्डिंग फिजिकल पैरामीटर दूसरे पर प्रभाव पड़ना चाहिए। तो अगर यहां डेल एक्स जो है वो लैम्डा आई का फंक्शन था, तो डेल पी भी हमारा फंक्शन किसका बना, लैम्डा आई का। आइए हमारा कॉनिक एंगल है, तो हम इसके अंदर यहां से हमें यह पता चल रहा होता है कि जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, और ये चीजें आई कैसे। अगर यहां से हम ध्यान दें तो इस चीज को देखें कि अगर हम किसी सिस्टम में किसी फोटोन की पोजीशन, फोटोन की हेल्प से किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ऑब्जर्व करना चाहते थे, तो बिगर सिस्टम के इंटरैक्शन के, जब तक हम उस सिस्टम के साथ जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं उसके साथ जब तक हम इंटरैक्शन नहीं कराते फोटोन का, तब तक हम उसे देख नहीं सकते। अब हमने डाला तो किस लिए था, डाला तो इसलिए था कि उसे हम इल्यूमिनेट करके देख लें। लेकिन क्या किया, जैसे ही उसके ऊपर फोटोन डाला गया, उसका जो मोमेंटम है उसमें अनसर्टेनिटी आ गई। और करस्पॉन्डिंग क्या हुआ कि अगर अनसर्टेनिटी उसके साथ आती है तो आप उस अनसर्टेनिटी को इसलिए नहीं घटा सकते कि बिगर फोटोन के पोज करे हुए हम उसे देख नहीं सकते। तो क्या हो रहा है कि सिस्टम का, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर किसी चीज का ऑब्जर्वेशन इस चीज पर निर्भर करता है, उसका विजुअलाइजेशन इस चीज पर निर्भर करता है कि आप सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करें। अगर आपने देखा होगा, एक छोटा एग्जाम्पल मैं कहूं, हमसे कहा जाता है कि आप लेंथ नाप लो, तो लेंथ आप सीधा नहीं नाप सकते। लेंथ नापने के लिए आपके पास स्केल होगा, और उस स्केल को लगा के उस सिस्टम पर जाकर जब ऑब्जर्व करोगे तभी तो होगा। तो आप इंटरैक्शन ही तो कर रहे हो सिस्टम के साथ। यहां पे क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्योंकि ये फिनोमेना अगर आप देखें तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फिनोमेना हो रहा है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं जानने की, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम किसी चीज को विजुलाइज करने की कोशिश करें, ये कोशिश करें कि वो चीज हमें दिख जाए, तो आप सीधा नहीं देख सकते। आप ये सोचें कि आप फोटो ना डालें और वो चीज ऑब्जर्व हो जाएगी, तो हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या किया तो आपने इसलिए था कि ऑब्जर्वेशन हो जाए, लेकिन उसने क्या किया, ऑब्जर्वेशन में जैसे ही इंटरैक्शन हुआ, उस ऑब्जर्वेशन में उसकी पोजीशन में बदलाव तो आएगा ही आएगा, मोमेंटम भी उसका चेंज हो गया करस्पॉन्डिंग। और आप क्या मान के चल रहे हैं कि आप ये मान के चल रहे हैं वो इसी पर्टिकुलर रीजन में है। एक आइडियल सिचुएशन आपने मानी है, इसी सिस्टम का केवल इसी रीजन के अंदर ये माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकता है। तो आपने इसी रीजन को पूरे को कवर किया है मोमेंटम के लिए और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के लिए। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वो है कि वो मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस जिसको ये ऑब्जर्व कर सकता है पोजीशन की, और वही मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगी। अब ये इसके साथ साथ मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि ये हमारा एक जो ये एक्सपेरिमेंट है वो एक काल्पनिक एक्सपेरिमेंट है। आप कहेंगे सर ये काल्पनिक है तो फिर इसको क्यों बताया जा रहा है। काल्पनिक होने के बाद भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि डेल एक्स और डेल पी एक्स जो होंगे इसके अंदर वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमसे क्या कहेंगे, क्योंकि हम सिंगल, हमारे पास कोई ऐसा माइक्रोस्कोप, दुनिया के अंदर कोई ऐसा आइडियल माइक्रोस्कोप नहीं बना जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर सकता हो। क्योंकि जो हमारी डायमेंशंस होती है, हमारा जो साइज होता है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का, उसको नहीं ऑब्जर्व कर सकता कोई, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं जो एक सिंगल को कर पाए। बीम को तो ऑब्जर्वेशन हम करते ही हैं, बीम को तो हम अपनी आंखों से भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इवन तो जब हम टीवी को देख रहे होते हैं तो जो स्क्रीन पर आ रहे होते हैं वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डाले होते हैं। स्किंटिलेशन प्रोसेस उसके अंदर हो रही होती है लगातार।
तो ये हमें इसमें समझना है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? बेसिकली क्या है कि एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कि फोटोन बड़ा है या इलेक्ट्रॉन बड़ा है। कोई क्वेश्चन में क्लास में बताएगा? हाँ जी, फोटोन का साइज, इलेक्ट्रॉन का साइज कोई क्लास में बता पाएगा? हाँ जी, कोई नहीं बता पा रहा है। साइज किस ऑर्डर के होते हैं? कोई नहीं बता पा रहा है। बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फोटोन के विजुलाइजेशन साइज का करना एक अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है। उसके साइज को हम कैसे कर पाए? क्यों? उसका जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है वो रेस्ट पे है नहीं। आप इलेक्ट्रॉन, इसके फोटोन को, जब फोटोन आ रहा होता है तो फोटोन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं है कि उसको रोक लिया तुमने। यू कैन नॉट स्टॉप द फोटोन, दिस रिमेन्स टू बी इन कंटिन्यू मोशन। तो उसके साइज का जहां तक डायमेंशन का बात है, तो दिस इज नॉट एन इजी टास्क आप उसके साइज को बता पाए कि ये इसका साइज है। जहां तक इलेक्ट्रॉन के साइज की बात है, तो हम इलेक्ट्रॉन के साइज में हम बोल रहे होते हैं कि उसकी एक पर्टिकुलर रेडियस होती है, और जो उसकी रेडियस हम लेते के चलते हैं उसे हम h/mc के हिसाब से कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। क्लासिकल रेडियस इलेक्ट्रॉन की, कोई जानता है क्लासिकल रेडियस कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की? हाँ जी, कोई नहीं जानता क्लासिकल रेडियस कैसे निकलती है? चलो अगले लेक्चर में किसी दिन डिस्कस करते हैं। आप पढ़ के आएंगे कि क्लासिकल रेडियस इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, हाउ यू कैन कैलकुलेट द क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? गूगल से सर्च करें, मिलेगा आपको जरूर टॉपिक में। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल विजुलाइजेशन था इस फिनोमेना का, कैसे हम इससे करते हैं। तो ये पहला था, सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से एक आइडियल हमने एजम्पशन लिया और फिर उसके बाद बताने का प्रयास किया कि हम इसे कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। साथ साथ मैंने ये भी बताने का प्रयास किया कि आप इसको प्रैक्टिकली नहीं देख पाएंगे, केवल और केवल कैसा है, ये वर्चुअल है और हम केवल एक काल्पनिक सिस्टम की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसा एक सिंगल आइडेंटिटी का वो नहीं लिया जाता। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि चीजों का परसेप्शन इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ऐसा है तो कैसा है। मीन्स अगर डेल एक्स लैम्डा और आई पर निर्भर कर रहा था तो हमें ये भी पता चलना चाहिए कि डेल पी जो है, डेल पी मीन्स ये अनसर्टेनिटी मोमेंटम जो है वो किस पर निर्भर करेगी, वो भी लैम्डा आई पर निर्भर करेगी और वो इन्वर्सली कोरिलेट होंगी। अगर एक बढ़ाओगे दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ाओगे तो पहला वाला घटेगा। इस तरीका से फिनोमेना चलते हैं और यही पैरामीटर क्या कहलाते हैं? कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर। एक दूसरा क्या है बच्चों, एक हमारा स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसे लेके चलते हैं। स्लिट एक्सपेरिमेंट, उससे विजुलाइज करने का प्रयास करते हैं और एक इंपॉर्टेंट फिजिक्स यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सीखेंगे इसे, इंपॉर्टेंट है ये काफी। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कैसे हम लें इसे। ये हमारी स्क्रीन है। इस स्लिट के थ्रू ये हमारा इलेक्ट्रॉनों का बीम यहां से निकलेगा। एक एक डायग्राम पहले प्लॉट कर लें, फिर इस डायग्राम को मैं समझाऊंगा पूरा डिटेल में और फिर पूरा डिस्कस करता हूं इसे डिटेल में। हाँ जी, इसके डायग्राम को कौन बताएगा? मैंने प्लॉट कर दिया है। सारी फिजिक्स मुझे इसी से इसकी एक्सप्लेन करनी है। कोई बताएगा क्या इसमें है? इस डायग्राम को एक्सप्लेन कोई कर पाएगा क्या हो रहा है? हाँ सो थोड़ा जोर से बोल दे जो यहाँ तक पहुंच जाए आवाज, बच्चे भी सुन पाए वीडियो वाले।
इसमें डिफरेंस देगा तो जो मैं कमेंट इसमें बीच में मिलेगी, पर ये इसके आसपास इसकी छोटी छोटी पीस मिलेगी। थोड़ा सा ना इसमें इंटेंसिटी को थोड़ा और भी ब्लॉक दिखा सकते हैं, इसकी को थोड़ा सा और ज़्यादा दिखा दें। हाँ जी, कोई क्लास में बच्चा बताएगा? तो पहले इस डायग्राम को प्लॉट कर लें जल्दी से, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। और हम्म 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 काफ़ी सही बता रहा है, और मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ, ये डायग्राम समझाता हूँ, फिर बताता हूँ कि इस पे कैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे वेरीफाई होता है इस डायग्राम से। बेसिकली यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से इस पर्टिकुलर रीजन के साथ इस पर्टिकुलर स्लिट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से निकल के जाता है, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से निकल के जाएगा, तो हम ये देख रहे होते हैं कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही टकराएगा स्लिट पे, तो क्या होगा, यहां टकराने के बाद में डिफ्रैक्शन होगा। उसके लिए जरूरी ये होता है कि जो हमारे पास में स्लिट है उसकी जो विड्थ है उसका ऑर्डर डेल वाई वो लैम्डा के ऑर्डर का हो, जो इसके साथ वेव अटैच है, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वेव जो होनी चाहिए वो जो हमारे पास स्लिट की विड्थ है उसके ऑर्डर की हो। डिफ्रैक्शन जो होता है बेसिकली वो तभी होता है, डिफ्रैक्शन जो पार्टिकल इंपोज किया जाता है वो, और जिस चीज के ऊपर इंपोज किया जा रहा है वो, अगर उनकी दोनों की डायमेंशन का ऑर्डर अगर समान है तो हमारा डिफ्रैक्शन होता है। इसको कभी मत भूलो। डिफ्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है कि जो सोर्स है जो उस पर इंपोज हुआ है उसकी डायमेंशन, और दूसरा क्या, जो जिसके ऊपर इंपोज किया जा रहा है उसकी डायमेंशन सेम हो। यहां पे बेसिकली क्या होगा, वेव थ्योरी क्या ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ में डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, तो उसके साथ जो वेवलेंथ अटैच होती है अगर वो वेवलेंथ का ऑर्डर और स्लिट का अगर ऑर्डर सेम है तो डिफ्रैक्शन शो करेगा। तो यहां से समझे इस चीज को कि जैसे यहां से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस स्क्रीन पर जाकर ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि उसका जो डिफ्रैक्शन मैप है वो इस तरीका का आता है। डिफ्रैक्शन मैप से क्या मतलब है कि यहां से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल के गए उनमें ये पता चला कि मैक्सिमम तो इसमें मिलेगी लाइट, जो हमारा अगर लाइट है, लेकिन लाइट की जगह पे है, लाइट की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है जितने हमने भेजे हैं करीब करीब 84% जो हमारे पास यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो यहां पे पहुंचेंगे इस सामने वाले रीजन में, इसी के बिल्कुल सामने। और उसके बाद 16% जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8% इधर और 8% इसके नीचे इस वाले रीजन में पहुंचेंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि जो डिफ्रैक्शन मैप है उसके अंदर ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन का बीम है वो सीधा पहुंचेगा और ये इस तरीका का पैटर्न बनेगा। इसका मतलब ये होगा, ये जो बन गया वो बेसिकली जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं वो ये बोल रहे होते हैं बेसिकली कि जो डिफ्रैक्शन मैप होता है उसमें जो प्रिंसिपल बैंड बनता है सामने ही, उसमें जो अगर लाइट हम लेकर चलते हैं तो 84% जो लाइट होती है बीम ऑफ फोटॉन्स होते हैं वो सामने जाते हैं। और यहां हम केस किसका ले रहे हैं, यहां हम केस ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का केस हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हम डिफ्रैक्शन मैप पैटर्न ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर इसके साथ अटैच हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलेगा तो और वो डिफ्रैक्शन मैप दे रहा है, तो डिफ्रैक्शन मैप सदा कौन दिखाता है, जो वेव है, तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम इसमें ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे पास ये पैटर्न मिला, हमारे पास जो ये पैटर्न आया उसमें हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो डेल वाई है और लैम्डा में क्या रिलेशन होगा, और साथ साथ ये हमें देखना होगा कि जो मोमेंटम होगा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेंगे ऊपर की तरफ और इधर की तरफ, इसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट कर दूं सीधा सीधा इस तरीका से लेकर चले, इस तरीका से इसे अटैच कर दें और इधर भी यहाँ सीधा इसके साथ अटैच कर दें, डायरेक्ट यहाँ अटैच करें सीधा,
तो हमारे पास में क्या होगा कि एक हम फॉर्मूला पढ़ा करते थे ऑप्टिक्स का, मुझे उम्मीद है वो आपको शायद याद हो। ई प्लस डी साइन थीटा की जो वैल्यू होती थी वो हमारी एन लैम्डा होती थी। ग्रेटिंग के केस में इसको हम कहते थे ग्रेटिंग एलिमेंट। यहाँ ई प्लस डी की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल वाई, अनसर्टेनिटी द पोजिशन। अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें डेल वाई का क्या रोल हुआ। डेल वाई का मतलब हुआ जो स्लिट की विड्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन यहां से कहीं से भी निकल सकता है, और जब ये स्लिट से टकराने के बाद में जाएगा, जो हमारे पास में है स्लिट होगी, उससे जब ये टकरा के जाएगा तो यहां से टकराने के बाद में जब ये स्लिट से टकरा जाएगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ ये कहां कहां पहुंचा। तो पता चला कि जितने हमने सिंगल तो लेते नहीं, बीम लेते हैं, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ये देखा जाता है कि मैक्सिमम जो है वो हमारे बिल्कुल सामने जाके टकराते हैं। 84% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सामने होते हैं। फिर कुछ रीजन ऐसे होते हैं, ये रीजन हुआ, ये रीजन हुआ, इन पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता। फिर ये हमारे पास में सेकेंडरी वो आते हैं जहां यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर एक क्षेत्र हमारा ऐसा आ गया यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा, तो ये बैंड सिस्टम कहलाता है। ये प्रिंसिपल बैंड कहलाता है और ये हमारे सब्सिडरी वो बैंड होते हैं। तो अगर हम यहां से देखें कि ई प्लस डी की जगह पे हम डेल वाई ले आए और इसको साइन थीटा लें और प्रिंसिपल ऑर्डर पे हम लेके चल रहे हैं, इनकी वैल्यू को 1 लें, तो डेल वाई साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, और यहां से डेल वाई हमारा जो आ जाएगा, अनसर्टेनिटी जो पोजीशन की है वो हमारी आ जाएगी लैम्डा अपॉन साइन थीटा। दिस विल बी वैल्यू ऑफ डेल वाई। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम डेल वाई को कम करना चाहते हैं तो हमारे पास विकल्प क्या, लैम्डा को कम करें। वी हैव द चॉइस, क्या चॉइस है हमारे पास में, लैम्डा को कम करने की। जैसे हम पहले देख रहे थे उसी तरीका से वहां भी लैम्डा का फंक्शन था। अब क्या हुआ कि यहां से जो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम देखें तो अगर हमारा ये जो इस डायरेक्शन के अंदर इसका जो मोमेंटा होगा इलेक्ट्रॉन का वो तो हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा, और इधर जो नीचे वाले का आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा माइनस एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा। और ये वाई एक्सिस है, इधर ये एक्स एक्सिस ले रहे हैं हम, इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस लिया है। तो डेल पी वाई हमारा क्या हो गया, मोमेंटा, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस रीजन में जा रहे हैं तो उसी के ऊपर हम इसे अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। तो डेल पी वाई जो इलेक्ट्रॉन ज्यादातर क्योंकि इस क्षेत्र में है, तो यहां पर डेल पी वाई जो होगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो आएगी, अगर मोमेंटम इधर, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर, अगर इस केस का एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लिया है, उसका मोमेंटम इधर एच अपॉन लैम्डा है, तो यहां जो उसका कंपोनेंट होगा वो एच अपॉन लैम्डा कौन सा चला जाएगा, साइन थीटा, और इधर वाले का कितना जाएगा, हाँ जी, अगर हमारा यहां से इसको देखें तो ये कंपोनेंट तो एच अपॉन साइन थीटा और इधर वाला कितना बना, माइनस एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा। तो डेल पी वाई की वैल्यू अनसर्टेनिटी मोमेंटम में कितनी हो गई, एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा माइनस एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा, कितना बचा, 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा। अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको, डेल वाई और डेल पी वाई को अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो देखें कितना आया बच्चों, ये तो था लैम्डा अपॉन साइन थीटा और ये वैल्यू कितनी आ गई, 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा। तो वैल्यू कितनी बनी बच्चों, 2h आ गई है, और ये h अपॉन 4 पाई से बड़ी हो गई। तो एक चीज यहां पे ध्यान दें कि जो मोमेंटम हमें लेना वो इस दिशा में, तो ये जब था जब यहां पर डिफ्रैक्शन ना होता। देखिए डिफ्रैक्शन मैप में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन हमने यहां दिखा रखे हैं, जो इस क्षेत्र को कवर करते हुए इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, उसमें हम इस कंपोनेंट को तो एच अपॉन लें, लैम्डा लें, और इसको अगर हम यहां से पी वाई लें, तो यहां से देखें कि साइन थीटा की वैल्यू को हम बच्चों क्या लिखेंगे, साइन थीटा जो हमारा हो जाएगा वो होगा पी वाई अपॉन एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा। देखो यही तो बना, तो पी वाई की वैल्यू यहां से कितनी बन गई, नहीं ये एच अपॉन लैम्डा लो है, तो पी वाई हमारा कितना बन जाएगा, एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा।
दिस विल बी द केस, क्योंकि जो कवर हमें करना है, अगर डिफ्रैक्शन ना होता तो ये इस दिशा में जाता, लेकिन डिफ्रैक्शन मैप में जब ये हम इस पर्टिकुलर रीजन को कवर कर रहे हैं और यहाँ पे हमने ये डायग्राम लिया है तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए लिया है, तो एच अपॉन लैम्डा जो मोमेंटम था वो इस दिशा में होगा और इधर हमें कंपोनेंट चाहिए इसका, ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये जो कंपोनेंट आएगा इधर एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा आएगा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो माइनस एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा आएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तुमने इस क्षेत्र में माने, तो यहाँ पे मोमेंटम का चेंज देख लें कितना बना, तो यहाँ पे एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा इधर से बना और माइनस एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा इधर बना, तो टोटल चेंज जो आ गया वो 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा आ गया, और यहाँ पे डेल वाई की वैल्यू थी लैम्डा अपॉन साइन थीटा। तो अब हम डेल वाई को अगर घटाना चाहते हैं तो कैसे घटा सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू को कम करें, लेकिन उसी समय पे यहां से क्या पता चल रहा है कि जैसे हम लैम्डा को कम करेंगे तो डेल पी पाई बढ़ जाएगा। यही तो अनसर्टेनिटी है, यही तो कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर है। वहां पे भी हम क्या देख रहे थे इससे पहले पे भी कि वहां डेल एक्स लैम्डा का फंक्शन था, अगर डेल एक्स को कम करने का प्रयास करते थे तो उसके लिए हमें लैम्डा कम करना होता था कि डेल एक्स हमारा कम हो जाए अनसर्टेनिटी पोजीशन में। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि अगर हम डेल वाई को कम करने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो स्लिट है इसकी विड्थ को कम करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हम इसकी स्लिट विड्थ को कम करेंगे तो ये पैटर्न फैल जाएगा ज्यादा। ऐसे समझें कि अगर हम इसको कम करने का प्रयास करते हैं तो जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इस तरीका से निकल के जाएंगे, तो ये फैलाव बढ़ जाएगा मोमेंटम का। तो अब आपके पास आपको क्या करना है कि अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये पैटर्न यहां से ये पैटर्न ये वाला जो रीजन है वो और छोटा होता जाएगा। अगर हम इसके हम पर दो विकल्प हैं, डेल वाई को हम कैसे कम करें, कि अगर हम डेल वाई को कम करते हैं तो ये जो पैटर्न है वो ऐसे फैलेगा ज्यादा, और अगर हम डेल वाई को बढ़ा लेते हैं तो ये पैटर्न छोटा होता जाएगा। तो वहां से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें एक कॉस्ट जरूर पे करनी है। अगर हम डेल वाई को घटाना चाहते हैं तो हमारा पैटर्न वाइड होता जा रहा है, डेल वाई को कम करते हैं तो अनसर्टेनिटी किसमें, मोमेंटम के वाई कंपोनेंट में बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पैटर्न हमारा ये वाइड होता जाएगा। तो हमारे पास में क्या है कि हमारे पास जो चॉइस होती है वो हमसे खुद ये कह रही होती है कि हमारे पास अगर चॉइस है तो ये है कि अगर हम कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटरों को देखें तो हमसे यही कहेंगे कि अगर एक पैरामीटर की वैल्यू को हम कम करने का प्रयास करें तो दूसरे की कॉस्ट पर हो पाएगा, और यही हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। वो ये कहता है कि हमें कुछ ना कुछ सैक्रिफिकेशन देना ही पड़ेगा। अगर हम एक ऑब्जर्वेशन लें और उसके करस्पॉन्डिंग कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर निकालने का प्रयास करें तो सदा जो हमारे कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर हैं एक की सर्टेनिटी दूसरे की अनसर्टेनिटी को बढ़ाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनसर्टेनिटी नेचर के अंदर है, ये अनसर्टेनिटी एपरेटस की वजह से नहीं है, ये अनसर्टेनिटी नेचर का एक इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर है। और वेव पार्टिकल ड्युअलिटी भी यही कहती है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ये कहती है कि जब भी कोई मैटर वेव चलती है तो उसके साथ वेव और पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है साथ अटैच रहते हैं, और वेव पार्टिकल ड्युअलिटी जब ये कहती है कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेम अटैच रहते हैं तो उसका मतलब ये भी होता है कि जब वो सेम अटैचमेंट उनका है तो आप उनको अलग सेपरेट करके नहीं देख सकते। अगर एक नेचर वेव पार्टिकल ड्युअलिटी हमसे ये कहती है कि वेव पार्टिकल नेचर जब साथ चलती हैं तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कंसेप्ट का ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर वेव नेचर होगी या पार्टिकल नेचर होगी, लेकिन वेव पार्टिकल नेचर साथ साथ अटैच रहेंगी, आप उनको अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। यहां से हमें यह पता चल रहा होता है, उसी तरीका से हमें यह पता चल रहा होता है कि जो हमारे फिजिकल पैरामीटर्स हैं उन फिजिकल पैरामीटरों को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। एक को सर्टेन करने का प्रयास करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा पैरामीटर है वो अनसर्टेन होने लगता है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के प्रोस्पेक्ट्स में ही समझा जाना चाहिए कि जैसे हम वेव पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक को अलग करके नहीं देख सकते, उसी तरीका से डेल एक्स और डेल पी एक्स को पोजीशन और मोमेंटम को अलग अलग करके नहीं देख सकते। एक को देखने का प्रयास करेंगे, एक को सर्टेन करने का प्रयास करेंगे, दूसरा अनसर्टेन होने लगेगा प्रोपोर्शनली, और उसका वाइस वर्सा। सेम कहानी यहां है कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कैरेक्टरिस्टिक में अगर एक कैरेक्टर डोमिनेट हो जाएगा तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स उस समय पर उतना डोमिनेट नहीं रह पाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं हो जाएगा, आप अलग नहीं कर सकते उस फिनोमेना को।
कहना यह था, जो हमारे हाइजेनबर्ग थे उनका शुरू में ये मानना था कि ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कंसेप्ट एपरेटसों की वजह से आता है। वो ये कहते थे कि ये हमारे जो एपरेटस है उनकी सीमाओं में ऐसा है, ये एपरेटसों के अंदर जो चीजें हैं वो इस वजह से हम चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नील्स बोर का ये मानना था कि ये बेसिकली वेव पार्टिकल ड्युअलिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ लेके चलें, आप उनको दोनों को अलग अलग करके ना लेके चलें। एक डोमिनेट है तो इसका मतलब ये नहीं है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स उसका खत्म है उस समय पे, वो शो ऑफ नहीं हो रहा है। दूसरा शो ऑफ हो रहा है तो पहला शो ऑफ नहीं हो रहा है। तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में इसलिए क्या होता है कि फिजिक्स इस फॉर्म में आ गई कि जो हमारे पास में पार्टिकल और वेव नेचर हैं वो इस चीज पे आके टिक गई कि पहले तो लाइट के बारे में ही कहा जाता था कि लाइट जो है वो ही ड्यूअल नेचर रखती है, और इसके बाद में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद क्वांटम मैकेनिक्स का एक डेवलपमेंट आया, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स ने एक अप्रोच ये जरूर बना दी यहाँ के बाद में, जो महत्वपूर्ण अप्रोच बनाई वो है कि आप सर्टेन होने का प्रयास ना करें। मीन्स एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज सब्जेक्टेड टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक लॉ ऐसा है जिसके हर रिजल्ट पूरी दुनिया के इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत होते हैं। जब हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, मोमेंटम या कुछ भी पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं तो उस चीज को ना भूलें कि ईच एंड एवरीथिंग इज सब्जेक्टेड टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वहां भी लगा हुआ है। और यहां से यह पता चला कि आप एग्जैक्ट बिहेवियर जानने का प्रयास ना करें। यू कैन नॉट नो द एग्जैक्ट बिहेवियर ऑफ एनी पार्टिकल, बल्कि क्या है, आप क्या पता कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी पता कर सकते हैं। इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के लिए एक रास्ता ये खोल दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स एक पॉसिबिलिटीज है, आप एग्जैक्ट के लिए ना जाएं बल्कि पॉसिबिलिटीज में दुनिया चलती है। प्रोबेबिलिटी बिहेवियर पता चलता है, आप किसी पार्टिकल का एग्जैक्ट बिहेवियर नहीं बता सकते, केवल प्रोबेबिलिटी बिहेवियर बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कहां कितनी होगी, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, क्योंकि मैटर वेव कंसेप्ट जैसे ही आने लगता है और हम कहते हैं कि मैटर चल पड़ा तो उसके साथ वेव अटैच हो गई, तो उसी समय पे हमारे साथ ये तय हो जाता है कि एग्जिस्टेंस मैटर वेव कैरेक्टरिस्टिक्स का जब पार्टिकल चले। और जब हम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम ले रहे होते हैं तो पार्टिकल को रेस्ट पे नहीं छोड़ते, पार्टिकल को चलने देते हैं। और जब पार्टिकल को चलता है पार्टिकल, तो उसके साथ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लगता है। और एक लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आगे जाके कि कैसे वेव पार्टिकल और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कंसेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स से रिजेंबल करते हैं। जो डी ब्रॉगली कहते हैं उसका रिजल्ट डी ब्रॉगली से रिजल्ट निकालेंगे, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्वांटम से निकालेंगे आगे जब क्वांटम डेवलप आएगी, और दोनों रिजेंबल करेंगे। तो दोनों बेसिकली जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कंसेप्ट हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स की बैकबोन है, और इस सेंस में बैकबोन है कि हम हर चीज के एग्जैक्ट बिहेवियर पे ना जाएं। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम में बड़ा अंतर ये भी है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का बैकबोन क्यों है, मैं थोड़ा सा आइडिया और डालूं तो ये कहूं कि क्वांटम मैकेनिक्स अनसर्टेनिटी को नहीं मानती, क्लासिकल मैकेनिक्स क्लासिकल अनसर्टेनिटी को नहीं मानती। वो ये कहती है कि हमारे पास एरर होती हैं, और एरर के वो रीजन्स बताते हैं, ऑप्टिकल डिफेक्ट्स होते हैं, मैकेनिकल एरर्स होती हैं, और फिर उन एररों का हम अलग अलग वो लेते हैं, पॉजिटिव एरर होती है, नेगेटिव एरर होती है, रिलेटिव एरर होती हैं। वो एक अलग इशू है एरर वाले कंसेप्ट, ये एरर नहीं है। ये नेचर की लिमिटेशंस बताती है कि जब हम कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं तो नेचर खुद अपने आप में ये बताने का प्रयास कर रही होती है कि वो किसी ना किसी, जब हम पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में जा रहे होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर किसी ना किसी कॉस्ट पे ऑब्जर्वेशन आ रहा होता है। एक्स की सर्टेनिटी के लिए जब प्रयास है तो वो इस कॉस्ट पर आ रहा है कि पी एक्स को उसी इंस्टेंट के ऊपर अनसर्टेन समझें। जब हम एनर्जी को सर्टेन करने का प्रयास करते हैं तो वो इस पर आता है कि डेली को जितना हम सर्टेन करने का प्रयास करेंगे, उसको डेली की वैल्यू को जितना कम करेंगे, उसी कंस्टेंट पर डेल्टी की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। तो कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर्स हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे हमसे पूछा जाए कि आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सर लिख के दीजिए कि एक कोऑर्डिनेट हमारा एक्स है, एक कोऑर्डिनेट पी वाई है, तो यहां से हमें पता चलेगा कि डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू दोनों की या तो ग्रेटर देन 0 होगी या 0 होगी। ये कंसेप्ट अप्लाई होता है, यहां पे एच का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स नहीं है। और ये ऐसा नहीं है डेल एक्स पी वाई पे, एक्स और पी वाई पे लगा, एक्स पी जेड पे भी ऐसे ही लगेगा, वाई पी एक्स पे भी ऐसे ही लगेगा, वाई पी जेड पे ऐसे ही लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं 2 चीजें यहाँ डिस्कशन में दे रहा था। पहले जो इससे पहले लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा था उसमें बता रहा था कि कैसे इन फिजिकल पैरामीटरों को
कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर को आपस में कनेक्ट किया जाए। पार्ट क्लियर बॉक्स में ये बता रहा था कैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम मैथमेटिकल देखते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ओबे हो रहा है। और इसमें मैं डिस्कस कर रहा था 2 एक्सपेरिमेंटल रिजल्टों के थ्रू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था। साथ साथ बता रहा था कि कैसे हमारी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कंसेप्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ अटैच बन के रहता है, और कैसे नील्स बोर ने कन्विंस किया हाइजेनबर्ग को इस चीज़ के लिए कि जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है उसकी वजह से ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पिक्चर में है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है, जो ये कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वांटम मैकेनिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और इन्हीं पर पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का आधार बसा हुआ है। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही वो आधार है जिस पर पूरी क्वांटम मैकेनिक्स जनरेट हुई। और जो भी हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट हैं उनमें कभी ना भूलें कि वो एग्जैक्ट बिहेवियर नहीं होते, मोस्ट प्रोबेबल बिहेवियर होते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स हमसे कहती है कि हर रिजल्ट जो होता है वो सब्जेक्टेड टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। इवन दो कोई भी सिस्टम्स हो, उसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पालन करना ही होगा। दुनिया में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर फील होता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों ऑब्जेक्टों पे एप्लीकेबल है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे कोई क्वारीज आपकी हैं तो बताएं मुझे, मैं इसमें डिस्कस कर देता हूँ। हाँ जी। Sir, what are the statistics that leads to the certainty in one parameter and uncertainty in another parameter at the same time? बेसिकली अगर हम ये प्रयास करें, मैं एक चीज बताने की कोशिश करता हूं कि अगर हम ये सोचें कि हम डेल एक्स की वैल्यू को, पोजीशन की अनसर्टेनिटी को खत्म कर देते हैं, तो हमारे पास कोई मैकेनिज्म ऐसी नहीं कि हम ऐसा कर पाए। कोई मैकेनिज्म ऐसी नहीं। रीजंस क्या होगा कि अगर तुमने मैथमेटिक्स को भी समझा इसके को, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में फिजिक्स भी ढूंढो, मैथमेटिक्स की सदा मदद लो। एक अच्छा फिजिसिस्ट मैं उसे मानता हूं जो मैथमेटिक्स में काफी साउंड हो, और उस मैथमेटिक्स के बाद जो मैथमेटिक्स के रिजल्ट्स आते हैं फिर उनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन दें, वो ग्रेट फिजिसिस्ट होते हैं। तो आप क्या करें, मैथ की मदद लें। जैसे मैं कहूं कि आप डेल एक्स की वैल्यू को 0 करना चाहते हो, तो आपके पास केवल एक ही चॉइस थी, लैम्डा की वैल्यू को 0 कर दो। दोनों फॉर्मूलों में देखो, और अगर आपने लैम्डा को 0 कर दिया, इसका मतलब आपका फिनोमेना ही नहीं हो रहा है। आप इलेक्ट्रॉन का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और लैम्डा को 0 कर दिया, इसका मतलब वेवलेंथ 0 है। वेवलेंथ 0 हो नहीं सकती अगर आप फोटोन इंपोज कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिकली उसको परसेप्ट कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये कि आपने इंटरेक्शन ही नहीं कराया। जैसे ही आप इंटरेक्शन कराओगे फोटोन का, तो निश्चित तौर से फोटोन की जो फोटोन इंटरेक्शन के बाद में उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को भी चेंज करेगा और अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी और उसकी डायरेक्शन को कन्वर्ट करते हुए उसके मोमेंटम को भी बदलाव देगा उसमें, तो उसमें अनसर्टेनिटी अपने आप जनरेट होकर आएगी। तो आप किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू नहीं कर सकते कि आप डेल एक्स को 0 कर लें। आप किसी भी मैकेनिज्म से ऐसा नहीं कर सकते डेल पी एक्स की वैल्यू को 0 कर लें। आप पे कोई चॉइस नहीं है। मीन्स आप अगर ये चाहें कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वायलेशन हमें कराना है, तो दुनिया का कोई सिस्टम इस चीज के लिए तैयार ही नहीं होगा कि वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर दे। तो 100% इसके रिजल्ट्स हैं, 100% इसके एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं, और जितनी भी क्वांटम मैकेनिक्स हमारी पिक्चर में आई है उसका बैकबोन भी है। इसलिए क्योंकि जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे क्वांटम मैकेनिक्स से, जो मैं भी आगे जाकर डिटेल डिस्कशन दूंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पालन करती रहती है ऑल द टाइम। आज भी हम एक क्वेश्चन में देख रहे थे कि पार्ट क्लियर बॉक्स की हमने प्रॉब्लम ली थी, और उसमें देखा था कि जब हम अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है, उसको वायलेट नहीं करता। और कोई क्वेश्चन? सर मैं पढ़ रहा था बुक में, सर जैसे कि ये डिफरेंस होता है सर, अगर यहाँ पे हम कोई ऑब्जर्वर लगा रहे हैं सर, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है, अगर एक पॉइंट मिलता है, और अगर हम उस ऑब्जर्वर को हटा देते हैं तो फिर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ऑब्जर्वर में से ये इंटरफेरेंस पैटर्न गायब क्यों हो जाता है? किसकी वजह से गायब हो जाता है? अगर स्लिट के बाद में कोई ऑब्जर्वर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन देखने के लिए, स्लिट से गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, वो मतलब कैसे, मतलब वेव की तरह बिहेव कर रहा था, तो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है, तो सिर्फ एक स्पॉट मिलता है सामने। और अगर उसको ऑब्जर्व हटा देंगे हम तो फिर पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा। बेसिकली इसका रीजंस एग्जैक्टली तो मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मेरे माइंड में कभी आया नहीं और मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन निश्चित तौर से होगा, ऐसा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसका आंसर इसमें हो सकता है कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो कहाँ है, उसकी पोजीशन जो है डिसाइडिंग फैक्टर होती होगी, जो हमारे ये अनसर्टेनिटी है। क्योंकि अनसर्टेनिटी का जो ऑब्जर्वेशन है उसे भी तो कोई ऑब्जर्वर ले रहा होगा। आप ये इस चीज को भी क्यों नहीं सोचते कि अनसर्टेनिटी जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशंस को लेने वाला एक ऑब्जर्वर भी होता है।
क्योंकि कोई भी रिजल्ट बेसिकली ऑब्जर्वेशन पे होता है। और अगर वो ऑब्जर्वेशन का रिलेटिव चेंज नहीं आ रहा, उसको ऑब्जर्वेशन उसका किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन को रिलेटिव चेंज नहीं कर देख पा रहा, सपोज किया उसमें चेंज आता है और करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वर है वो भी उसी प्रोपोर्शनल में उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो रिलेटिव चेंज उसे ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इसका कहीं ना कहीं आंसर अगर मैं इस समय सोच पा रहा हूँ तो कुछ इसमें हो सकता है, लेकिन डिटेल डिस्कशन में दूंगा इस पर पढ़ने के बाद में कि क्या पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है, क्योंकि इस पर सोचा नहीं मैंने ज़्यादा, लेकिन अगर ये इस तरीका से है तो मैं ज़रूर सोचूंगा इस पर कि क्या इसका फर्दर स्कोप हो सकता है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन ये निश्चित है कि कोई भी रिजल्ट जब हम लेते हैं तो ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करता है वो कहाँ से कर रहा है, कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, इस पर निश्चित तौर से निर्भर करता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो एक ऑब्जर्वर को लेना ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे कुछ एप्लीकेशन पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में इसका अपलोड करूंगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।